हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। रिलेशन एंड फंक्शंस पे डिस्कशन चल रहा था क्लास 12th के लिए, और लेवल 0 से लेवल 5 कंप्लीट करने के बाद हम लोग लेवल 6 पे आ गए थे। लेवल 6 में हम मेंस के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। उसी एक्सरसाइज को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और साथ में अपनी नोटबुक भी। एक सेकंड का समय मुझे दीजिए। ये स्क्रीन पे वो नोटबुक है जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मुझे दिख रहा है इसमें। ये कंप्लीट हो गया था और ये हमारी क्वेश्चन की सीट। तो 40 कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट सीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा ताकि आप देख सके इन क्वेश्चंस को। जिस क्वेश्चन पे रेड मार्क है वो हम डिस्कस करेंगे, कर चुके होंगे। बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको कमेंट देके बस उस क्वेश्चन का नंबर बताना होगा, क्योंकि यही सीट मेरे पास भी है। तो केवल नंबर दे करके हम डिस्कस करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला डिस्कशन होगा 47 क्वेश्चन पे। इसके बीच जितने क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चन है इस मेन की सीट में, तकरीबन 200 क्वेश्चंस हैं ऐसे जो रिलेशन एंड फंक्शन पे पूछे जा चुके हैं मेंस के एग्जाम में। तो जब मैं आपको ये पूरी सीट दूंगा तो आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सब डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम्स है। कुछ को मैंने सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए। अलग अलग कैटेगरी के एक एक सवाल मैंने पिक किए हैं, तो मैं फटाफट सब पे हिंट देता हुआ चलूंगा ताकि हम ज्यादा क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन 47 है। आप एक बार पहले देख लें स्क्रीन में, 47 क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर हम इसको नोटबुक पे पहुंचाएंगे डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन क्या है देखिए। अल्फा एक नेचुरल नंबर है, गिवन है अल्फा इज अ नेचुरल नंबर। फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एन कंसीडर अ रिलेशन आर ऑन एन गिवन बाय आर इक्वल टू all the pairs of x y such that 3x plus alpha y is a multiple of 7। यानी क्या कंडीशन है समझे। कंडीशन ये है कि एक रिलेशन के अंदर उन पेयर्स x, y को कंसीडर किया जाएगा जो इस कंडीशन को फॉलो कराते हैं। कंडीशन क्या है सुने। कंडीशन है कि 3x प्लस अल्फा y का जो सम है वो 7 का मल्टीपल होना, यानी ऐसे x, y को ही पेयर में कंसीडर किया जाएगा जो 3x प्लस अल्फा y मल्टीपल ऑफ 7 के रूल को फॉलो करे। और अल्फा जो टर्म यहाँ पर हम बोल रहे हैं वो एक नेचुरल, ठीक है ना। आप सुने ध्यान से, क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यह क्वेश्चन, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कंसीडर रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर कंटेन्स all the pair xy। it means you have to put एक unnatural number and connect it with a natural number। रिलेशन जो बना है वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर बना है। तो आपको ऐसे एक्स वाई के पेयर पिक करने हैं जो 3x प्लस अल्फा वाई को 7 का मल्टीपल बना दे। आपको चेक करना है कि जो आर रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। इसकी कंडीशन क्या हो। क्वेश्चन एक बार मैं इसी लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एन कंसीडर अ रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर इक्वल टू 3x प्लस अल्फा वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 7। द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। अब ऑप्शंस में अल्फा की वैल्यू दी है 14। दूसरा ऑप्शन अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तीसरा 4 इज रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 10 एंड 4 इज रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए क्विकली, जब मेंस के पेपर में आप होते हैं तो आपको क्विकली आंसर निकालना होता है। तो ध्यान से समझे, 3x प्लस अल्फा वाई 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं इतना लेके बस हिस्सा जा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। 3x प्लस अल्फा वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 7। यहां पर आए 47th क्वेश्चन है। 47th क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आर रिलेशन उन सभी एक्स वाई के पेयर को इन्वॉल्व करेगा अपने सेट में जो 3x प्लस अल्फा वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 7 रूल को फॉलो, ठीक है ना। इस रूल को मानने वाले x, y को ही ये रिलेशन अपने में इन्वॉल्व करेगा। आप ध्यान दें, राइटर चाहता है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, ऐसी डिमांड है राइटर। तो क्वेश्चन अल्फा पे पूछा गया है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू को आप प्रेफर करेंगे। अल्फा क्या होना चाहिए ताकि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो सिंपल सी बात समझे, इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक सब कुछ होना पड़ेगा। अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं तो किसी भी x, x पेयर को बिलोंग करना चाहिए R को फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। समझ रहे हैं ना। और डोमेन को मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूं क्योंकि ये गिवन है कि डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। यहां पर साफ लिखा है कि रिलेशन को नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया। इसका मतलब डोमेन तो छोड़िए, कोडोमेन भी नेचुरल। तो डोमेन कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर के सेट है। x, x पेयर R को बिलोंग करेगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, देन रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। देन रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। आप जानते हैं ये बात कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट को अपने आप से कनेक्ट होकर दिखाना पड़ता है, एक दो एलिमेंट को, डोमेन के हर मेंबर। तो इफ x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। अब सुन, अगर मैं रिलेशन को फॉलो कराने वाली कंडीशन में y की जगह x अप्लाई करूं तो क्या मुझे मिलेगा समझिए। अगर मैं x, x R को बिलोंग कब करेगा ये जानना चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा। आप ध्यान दें, मैं कह रहा हूं x, x बिलोंग्स टू R, तो इसका एक ही मतलब है
कि 3x प्लस अल्फा x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मैं 7k लिख भाई, क्योंकि रूल है कि कोई भी पेयर x, y बिलोंग तब करेगा रिलेशन को जब 3x प्लस अल्फा y 7 का मल्टीपल बन के दिखाए। x मेरे पास आता है, डिमांड करता है सर मैं भी बिलोंग करना चाहता हूँ रिलेशन को। तो अगर ये रिलेशन का मेंबर है तो x और y दोनों को x से रिप्लेस कर दूं अगर मैं 3x प्लस अल्फा y में, तो बनने वाले इस 3x प्लस अल्फा y को 7 का मल्टीपल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 3x प्लस अल्फा x बराबर 7k है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 3 प्लस अल्फा x इज 7k। अब ध्यान से सुनिएगा, x की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपका डोमेन नेचुरल नंबर है। तो x से तो हम कोई रिक्वेस्ट कर नहीं सकते कोई तू ये बन जाना वो बन जाना, क्योंकि x सीधे कह देगा मैं वेरिएबल हूं, मैं तो 1 भी बनूंगा, 2 भी बनूंगा, 3 भी बनूंगा, तुम अपना देख लो। एक्स तो कुछ भी बनने को तैयार है। हमें अल्फा से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो अपनी वैल्यू को इस तरह से सेट करे कि वो 7 का मल्टीपल बन सके। ये जो 3 प्लस अल्फा एक्स है ये 7 का मल्टीपल बनना ही बन। अब ऑप्शन पे एक बार जाइए। पहले मैं ऑब्जेक्टिव परीक्षा के प्रोस्पेक्ट से बता दूं एक बार, ऑब्जेक्टिव परीक्षा का एस्पेक्ट अगर हम ले तो कैसे सोचना है सवाल को। पहला ऑप्शन अल्फा 14 होगा, बिल्कुल गलत जवाब। अल्फा को 14 रख के ये 17 थोड़ी बना देंगे हम इसको, ये गलत जवाब है। दूसरा ऑप्शन अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर अल्फा 4 का मल्टीपल होता है तो 4 का मल्टीपल 4 है, लेकिन 4 का मल्टीपल 8 भी है। तो 4 का मल्टीपल 4 अगर यहाँ पर रख दूं तब तो ठीक है, 4 प्लस 3 7 बन जाएगा, लेकिन 8 रख दिया किसी ने तो 8 प्लस 3 तो 11 हो जाएगा। और इसके 11 होने के बाद ये 7 का मल्टीपल कैसे बनेगा? एक्स पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, वो तो वेरिएबल है, वो तो अंत में कह देगा मेरी वैल्यू 2 लगा दो, जिद बढ़ जाएगा। वेरिएबल के बेस पर डिसीजन नहीं लिया जाता है, डिसीजन कांस्टेंट्स के बेस। समझते हैं इस बात को? तो अल्फा जो कि एक नेचुरल नंबर होगा इस क्वेश्चन में लिखा है, उसे मैं सेकंड ऑप्शन के हिसाब से भी अप्रोप्रिएट नहीं मानता। थर्ड ऑप्शन 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 10। अल्फा को जब 10 से डिवाइड किया जाए तो 4 रिमाइंडर बचे अल्फा को, ऐसा हो। तो देखिए अगर अल्फा ऐसा है कि उसको 10 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर बचे, तो मैं अल्फा की एक पॉसिबल वैल्यू बताता हूं आपको 4, क्योंकि 14 को जब 10 से डिवाइड करते तो 4 रिमाइंडर बचता है। लेकिन अगर आप अल्फा को 14 लगाएंगे तो 14 प्लस 3 17 हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। इसका मतलब देखिए डिस्कशन से ये पता लग गया है कि ऑप्शन ए, बी एंड सी आर इन, तीनों में कुछ ना कुछ फ्लॉ है। पहले में बोलता है कि पहले में क्या बोला था? अल्फा कितना हो जाए? अल्फा 14 हो जाए, बिल्कुल गलत। दूसरे में बोल दिया कि भाई अल्फा को 4 के मल्टीपल में जो मन कर रहा है लिख लो। कैसे लिख ले यार? 4 के मल्टीपल में तो 12 भी आता है, 12 और 3 तो 15 हो जाएगा, नहीं लिख सकते। और तीसरे में बोलता है कि अल्फा को ऐसा रखो कि 10 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर बचे, तो ये तो 14 और 24 जैसे नंबर होंगे। 24 तो चलो फिर भी ठीक है, नहीं 24 भी बेकार है, क्योंकि 24 और 3 27, 7 की टेबल में नहीं आता है। तो अगर मैं अल्फा की जगह 14 24 ऐसे नंबर रख दूं जिनको 10 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आता है, तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर। लास्ट ऑप्शन ही सही होना चाहिए। अब कुछ सही नहीं हुआ फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। लास्ट ऑप्शन बोलता है 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 7। जब अल्फा 7 से डिवाइड हो तो 4 रिमाइंडर बचे। अब कही इसने अल्फा ऐसा होना चाहिए कि जब उसको 7 से डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर बचे। अब जिन लोगों ने 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है वो जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर बच रहा है तो उसका लुक कैसा होना चाहिए? 7 टाइम्स n प्लस 4 टाइम। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 बच रहा है तो उसको आप 7n प्लस 4 के फॉर्मेट में लिख सकते। और खुद सोचें बच्चों की, अगर अल्फा 7n प्लस 4 हो जाएगा इस जगह पे तो ये नंबर बन जाएगा 3 प्लस 7n प्लस 4x। मैंने क्या लिखा आप समझे? मैं इस टर्म का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि अल्फा 7n प्लस 4 लुक देता है। तो उस केस में ये बन जाएगा 7n प्लस 7x एंड क्लियरली 7 कैन बी टेकन एज ए कॉमन नंबर इन दिस। और जिस नंबर से 7 कॉमन निकल गया हो उसे समझाने की जरूरत नहीं है कि वो 7 का मल्टीपल। तो बिल्कुल बेस्ट आंसर है चौथा कि 7n प्लस 4 वाला लुक ही इस सवाल में अल्फा की सही वैल्यू होगी और वही इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है ना? तो अल्फा की वैल्यू 7n प्लस 4 डिजाइन की होनी चाहिए। अगर हम ऐसा फॉलो करवाते हैं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है तो एग्जाम में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार बच्चा सर इक्विवेलेंस चेक करना था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं। क्या करोगे देख करके? क्या करोगे देख करके? सिंपल सी बात समझो ना कि 4 ऑप्शन सामने हैं, 3 के गलत होने का प्रमाण मिल चुका और चौथे के सही होने का भी हल्का सा इफेक्ट मिल चुका है, रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई करा दिया है। तो टिक करो ना यार। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा के एस्पेक्ट से सोचे तो आंसर में टिक करके आगे बढ़ो। लेकिन अभी क्योंकि डिस्कशन चल रहा है तो मैं एक बार आपके सामने रख देता हूँ, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के बारे में भी एक बार बात कर लेता हूँ। देखिए 3x प्लस अल्फा y पे वापस आता हूँ। ये तय हो चुका है कि अल्फा का डिजाइन 7n प्लस 4 टाइप का होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये तो कंफर्म हो गया।
कि अल्फा जो भी होगा वो 7 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देने वाला नंबर होगा। तो अब अगर ऐसा सही है तो मैं एक बार इसको पहले हाईलाइट कर दूं, ये बन गया 7n+4 डिजाइन। ठीक है, अब अल्फा को ऐसा मानते हुए मैं सिमेट्री पर एक बार, चेकिंग ऑफ सिमेट्री पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बात। चेकिंग ऑफ सिमेट्री बस खाली समझा रहा हूँ, वैसे इस सवाल का आंसर डी आ चुका है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं, डिस्कशन। देखिए सिमेट्री का क्या रूल होता है पहले समझें कि अगर हम किसी पेयर एक्स वाई को बिलोंग कराया हुआ मानते हैं रिलेशन में, तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक्स वाई इस रिलेशन में है तो वाई एक्स को भी होना चाहिए, यही सिमेट्री। तो शुरुआत ऐसे करिए, मान लीजिए यहां से लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट x, y बिलोंग्स टू r। अब अगर x, y r को बिलोंग कर रहा है तो मुझे लिखने दीजिए कि 3x प्लस अल्फा y जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। क्लियर बात हो जाती है भाई, क्योंकि आपने बोला है x, y r को बिलोंग कर रहा है। अगर x, y r को बिलोंग कर रहा है तो 3x प्लस अल्फा y 7 का मल्टीपल पक्का होगा। ठीक है, अब 3x प्लस अल्फा y अगर 7 का मल्टीपल है और अल्फा अगर 7n+4 लुक वाला है, अब ये भी मैं लिख लेता हूँ कि अल्फा 7n+4 लुक वाला है, क्योंकि ये तो तय हो चुका कि अल्फा की वैल्यू जो भी होगी वो 7n+4 टाइप की होगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3n+7n+4y इक्वल टू 7k। और अब जो मैं करता जाऊंगा ध्यान देते जाइएगा, ये बन गया 3x प्लस 4y प्लस 7ny इक्वल टू 7k। अब क्लियर समझिए, ये 7k है मतलब मल्टीपल ऑफ 7। ये टर्म में 7 की प्रेजेंस बता रही है कि इट इज मल्टीपल ऑफ 7, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो ये 7 का मल्टीपल अगर इस 7 के मल्टीपल के साथ इन्वॉल्व हो जाए, समझ रहे हैं बात को, अगर ये इन्वॉल्व हो जाए तो इसका मतलब ये नया मल्टीपल ऑफ 7 बन जाएगा। बट अभी मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको यही पड़े रहने दीजिए, वो बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी। अब तो मैं लिख रहा हूँ उस पर आप नजर रखें। 3x को मैं लिख देता हूँ 7x माइनस 4x, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और 4y को मैं लिख देता हूँ 7y माइनस 3, और आगे 7ny को ऐसे ही लिख देता हूँ बराबर 7 के। और अब अल्टीमेटली मैं इसको जमाना चाहता हूं तो क्या बन जाएगा, गौर करिएगा, ये बन जाएगा 7x प्लस 7y प्लस 7ny, 7 कॉमन लेके x प्लस y प्लस ny एक तरफ और माइनस कॉमन लेके 4x प्लस बराबर 7 के। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लास्ट स्टेटमेंट दूंगा। ये टर्म 7 का मल्टीपल है, जो आंसर चाहिए वो भी 7 का मल्टीपल चाहिए। तो क्लियर सी बात हो जाती है कि ये जो 4x प्लस 3y है ये भी 7 का मल्टीपल होगा। ये तो तय है कि अगर इस टर्म ने 7 को कॉमन दिया है तो इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने 7 कॉमन नहीं दिया तो फिर आप इसको 7k कैसे बोल रहे हैं। इसका मतलब इस टर्म के पास भी 7 कॉमन है, और अगर 4x प्लस 3y के पास 7 कॉमन है, then this implies that 4x plus 3y can be written as 7, एक नया नाम n लिख देता हूँ या m लिख देता हूँ, वेरिएबल बदल देता हूँ, 7j लिख दो। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, देखिए कि अगर 3x प्लस 4y 7 का मल्टीपल, तो 4x प्लस 3y भी 7 का मल्टीपल, और अगर 4x प्लस 3y 7 का मल्टीपल हो जाए तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो रिलेशन xy बिलोंग्स टू r ट्रू है वो उल्टा होने पर yx, क्योंकि अब मैं इसको पलटा के लिख सकता हूँ ना, एक लाइन मुझे और लिखने दीजिए। अब मैं 3y को आगे लिख देता हूँ और 4x को बाद में लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, है ना। और अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y प्लस 4 के साथ अपने मन से कुछ जोड़ दीजिए ना, 7n जोड़ दीजिए बराबर 7 सब मल्टीपल, जैसे 7j था, अब 7j को लिख दो 7q। ये मैं क्यों बदलता जा रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखिए सबसे पहले मैंने 3x प्लस अल्फा वाई को 7k लिखा, मतलब दिखाना चाहता था कि 7 का मल्टीपल है। फिर मैंने अल्फा की वैल्यू 7n+4 लगाई, इसको ओपन किया, और उसके बाद मैंने 3x और 4y को ऐसे बदला कि मुझे 4x प्लस 3y नजर आने लगे। यहाँ पर मैंने अपील की कि ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, तो इसे भी होना चाहिए 7 का मल्टीपल। अब ये अगर 7 का मल्टीपल होगा तो मैंने इसका नया नाम रख दिया 7j, ठीक है। अब इसका नाम 7j रख के मैंने कम्यूटेटिव लॉ से इन दोनों को आगे पीछे कर दिया, और अब क्योंकि मैंने इसमें अपने मन से एक टर्म इंगेज कराया है 7nx, तो मैंने इसका नाम बदल के 7q रखा। क्योंकि आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आपने जो 7nx इस तरफ जोड़ा वो आपको इस तरफ भी जोड़ना चाहिए था, तो मैं जोड़ देता हूँ, ये ली यहाँ पर भी जोड़ दिया मैं, 7nx यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, हिसाब बराबर। और अब मैं अगली लाइन में लिखूंगा 3y प्लस अल्फा x, क्योंकि इसी का नाम है 7n+4 का नाम ही अल्फा है, और ये जो है ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो आइए इसका एक नया नाम रख दे 7m, है ना, क्योंकि हमको मल्टीपल से मतलब है, मल्टीपल में 7 के साथ कौन आ रहा है ये मैटर ही नहीं करता। तो क्या सिद्ध हो गया कि अगर 3x प्लस अल्फा y 7k हो सकता है मेरे बच्चों, तो 3y प्लस अल्फा x भी 7m हो सकता है, और ये इंप्लाई करता है कि yx का पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करे। तो अगर xy इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो yx भी करेगा, सिमेट्री है इस रिलेशन में, सिमेट्री मेंटेन है ना। तो ये सिमेट्री के एस्पेक्ट से भी इसका मतलब रिलेशन सही है, तो सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव तो था ही था, हमारा जवाब तो रिफ्लेक्सिव से ही निकल गया था, लेकिन ये सिमेट्री भी इसकी चेक हो रही है। ट्रांजिटिविटी पे भी एक बार आ जाते हैं ना, क्योंकि अभी डिस्कशन की बात है तो डिस्कस कर लेते। अभी सवाल को केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है हमें, एग्जाम हॉल में नहीं है हमें ना। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी है या नहीं है ये सब मत सोचें,
आपको ऑप्शन मिल चुका है, आगे आपको पता है सिंगल चॉइस ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं मेंस में, आप 3 ऑप्शंस को लेके बिल्कुल श्योर हैं कि ये गलत है, तो बस फिर आप चौथे पे टिक करें थोड़ा सा भी क्लैरिटी के बाद। और आप चलिए चेकिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी भी एक बार बता देता हूं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, माना ये 2 कंडीशन आपको दी है। अब अगर ये बात सच है तो भैया 3x प्लस अल्फा वाई को होना चाहिए 7 मल्टीपल 7a लिख लेता हूँ इस बार, और 3y प्लस अल्फा जेड को भी होना चाहिए 7b, होना चाहिए दोनों को 7a 7b टाइप का। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं इक्वेशंस को तो समझिए क्या बनेगा, 3x प्लस अल्फा जेड, मैंने इन दोनों का पेयर बना दिया, गौर करिएगा। और बीच के जो तो क्रांतिकारी हैं y के टर्म उनको अलग कर, y वाले टर्म्स को अलग कर देता हूँ, राइट साइड भी बढ़िया मजे 7a प्लस b लिख देता हूँ। अब एक बात बताइए, जो 3 प्लस अल्फा है इसमें अल्फा का डिजाइन जो है वो 7n प्लस 4 टाइप का है। एक बार अपने माइंड में लाइए, अगर मैंने अल्फा को 7n प्लस 4 लिख दिया तो मेरे बच्चों 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएंगे और ये 7n प्लस 7 बन जाएगा। यानी इसके 7 के मल्टीपल होने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है, इसमें किसी को कोई सस्पेंस नहीं है, तो मैं क्लियरिटी से कह सकता हूं कि इसको भी 7 का मल्टीपल होना है। और ये अगर इंप्लाई कर दे रहा है कि 3x प्लस अल्फा जेड भी 7 का मल्टीपल है, 7c लिख, नाम बदलता रहूंगा मैं, तो ये इंप्लाई करता है कि जो x कॉमा जेड है वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये मैंने आपको फाइनल बता दिया कि सवाल बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी वाले फीचर भी हैं, लेकिन केवल रिफ्लेक्सिविटी के फीचर से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट रिफ्लेक्सिविटी से करिए। तो 47 का डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 48, 9, 50 ये सब ट्राई करिएगा। 51 पे मैंने टिक लगाया है, 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए पहले आप, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ स्क्रीन पे। ये है हमारा 51 क्वेश्चन, एक बार देख लें इसको। 51st क्वेश्चन ये लीजिए, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आपको जेड एक सेट दिया जिसमें इंटीजर्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक सेट है जिसमें एक्स वाई के पेयर बैठे हैं जो कि इंटीजर कॉमा इंटीजर पेयर है, मतलब जेड क्रॉस जेड के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से उठाया गया इस पेयर को। और इस एक्स वाई में क्या फीचर होना चाहिए कि x-2 का स्क्वायर और y² लेस देन 4 होना चाहिए। ऐसे ही बी एक सेट है जिसका फीचर है कि x² प्लस y² जो उसमें आए वो 4 से लेस होने चाहिए। और सी के अंदर जो एक्स वाई आएंगे उनका फीचर है कि x-2 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर 4 से लेस हो, ठीक है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हल्का सा आइडिया इसमें जोड़ देता हूँ। देखिए आइडिया इसीलिए जोड़ दूंगा, आइडिया क्यों जोड़ दूंगा इसमें, देखिए जैसे ए में दिया है आपका ये पेयर, इस कंडीशन को फॉलो करने वाले एक्स वाई ए के अंदर है, इस कंडीशन को फॉलो करने वाले एक्स वाई बी के अंदर है, और इस कंडीशन को फॉलो करने वाले एक्स वाई सी के अंदर है। एबीसी तीनों सेट है। जिन एक्स वाई को पिक किया जाएगा ऑल एक्स वाई आर इंटीजर्स, मतलब यू आर डिफाइनिंग ऑल द 3 रिलेशंस ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। आप इंटीजर के सेट पे काम कर रहे हैं। ए उन एक्स वाई की पेयर को कंटेन करता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बी उनको पिक करता है जो इनको सेटिस्फाई करते हैं, सी उनको पिक करता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उस तरीके से आप जल्दी जज कर पाएंगे इस क्वेश्चन को ना। सब बच्चों को पहले ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट बहुत दूर है, इसलिए एक आइडिया दे देता हूं बस जरा सा, इसे आप फिलहाल के लिए याद कर लें। जब कोऑर्डिनेट आएगी तो उसमें डिटेल में कोऑर्डिनेट का सीखेंगे, तो उसके बाद ये सब चीजें आपके लिए बड़ी सामान्य और आम बातें हो जाएंगी। ये कार्टेशियन प्लेन है। अगर इस कार्टेशियन प्लेन में मैं किसी ऐसे पॉइंट x, y की कल्पना करूं जो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट हो हमेशा, मतलब इफ वी आर पिकिंग ऑल द पॉइंट एक्स वाई इन द प्लेन in such a way that the point xy is always at a fixed distance from origin 0,0, माना ये डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, गौर करें, x माइनस नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। और आप जानते हैं कि द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स इज अ सर्किल। ये बात 10th के स्टूडेंट भी जानते हैं कि अगर मैं ओरिजिन को फिक्स करके ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए पॉइंट पिक कर रहा हूं, then we will get a circle, हमें एक सर्किल मिलेगा। सर्किल की इक्वेशन दिखाने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया। एक बात बस और बताना चाहूंगा, क्योंकि इस सर्किल का सेंटर मैंने 0,0 कंसीडर किया था, in that particular case this is the equation. If the coordinate of center of a circle are h, k, if center h, k, then this equation will be changed to this x minus h square plus y minus k square equal to r square. So this is the equation of circle in the case when center is not origin, it is somewhere else, it has coordinate h, k, and in the case when center is origin then x minus naught square plus y minus naught square equal to r। बस आप इतना अपने दिमाग में रख ले, बाकी काम अब ये एक सिंपल सा एस्पेक्ट है। इस सवाल को अगर आप सर्किल समझ के करेंगे ना
तो इसको आप विद इन 1 मिनट कर, 1 मिनट के अंदर अगर सवाल करना है तो सर्कल, ठीक है ना। चलिए तो कैसे करेंगे अब गौर करें, जो बच्चे भी देख रहे हैं ध्यान से देखें। तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर एच के है, एंड दिस फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल इन विच सेंटर इज ओरिजिन। एक सर्किल ये होता है, एक सर्किल ये होता है। सर्किल बहुत सिंपल होता है। अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट तो आप बस इतना याद कर ले मेरे कहने, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको तो सही बताऊंगा, डेफिनेटली बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो सही फॉर्मूला ही बताऊंगा, गलत नहीं बोलूंगा। तो अगर 0 0 से किसी पॉइंट एक्स वाई को इस तरह से एक्स वाई को पिक किया जाए कि 0 0 से ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने वाले पॉइंट्स को हम कलेक्ट करके एक लोकस तैयार करें, तो इससे जो लोकस बनेगा वो सर्किल होता है। ये डेफिनेशन एक 10th का बच्चा भी जाए। और यही बात जब सेंटर h, k पे होगा तभी भी अप्लाई होती है कि h, k को सेंटर मान के अगर मुझसे कहा जाए सर उन सारे पॉइंट को आप अपने इस बोर्ड में पिक कर लीजिए जो इक्विडिस्टेंट है एच के से, तो डेफिनेटली एक ऐसा सर्किल मुझे मिल जाना चाहिए जिसका सेंटर h, k है। ठीक है, आप सर्किल आप जान गए। वापस सवाल पे लौट आइए। आपको कहा है z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सबसे पहले आपको z सेट के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। ये देखिए z क्रॉस z, z क्रॉस z, z क्रॉस z। जेड क्रॉस जेड का मतलब होता है कि आपको दो एलिमेंट पिक करने हैं, दोनों इंटीजर कॉमा इंट, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो सब चलेगा, क्योंकि इंटीजर बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो दो इंटीजर के पेयर बना बना के आपको रखने हैं। अच्छा, अब क्या कहता है, ए जो सेट है भैया उसके अंदर उन पेयर्स को कंसिडर करिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मैं एक एक करके कंडीशन ले जा रहा हूं अपने पन्ने पर और डिस्कस करूंगा। ठीक है, ए सेट की कंडीशन है x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई इज लेस देन 4। तो ए सेट की कंडीशन क्या है, आप सुनिए ध्यान से, 51st क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ए सेट की कंडीशन सुनिए पहले क्या है। सेट ए की कंडीशन ये है कि इट कंटेन्स ऑल द पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। ये जो लैंग्वेज है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, इसका मतलब होता है पहला नंबर भी इंटीजर और दूसरा। अच्छा, और सच दैट के आगे लिखा था x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। ठीक है, एक कंडीशन ये है। अभी मैं इसका ड्रॉ करता हूँ, एक बार मैं तीनों को उठा रहा हूँ। ऐसे ही बी सेट भी है जिसके अंदर एक्स वाई पेयर है, वो भी जेड क्रॉस जेड टेबल से उठाएंगे हम। कंडीशन अभी देख लेता हूँ। और सी के अंदर भी वो पेयर एक्स वाई है जो जेड क्रॉस जेड के मेंबर है, लेकिन कंडीशन इसकी भी डिफरेंट है। पहली कंडीशन थी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। दूसरी कंडीशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। और थर्ड कंडीशन है x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर इज लेस देन, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज लेस देन 4। अब देखिए तीनों कंडीशन आपके सामने आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब मैं इन तीनों कंडीशंस के बेस पे कुछ कार्टेशियन सेट ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों सर्किल का इक्वेशन, क्यों सर्किल का डायग्राम बनाना मैंने सिखाया, मैं उसका यूजफुलनेस अब बता पाऊंगा आप लोग। तो मैं एक एक करके इनको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई एक्सिस बनाए और सबसे पहला सर्किल उठा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। अब इस लुक को देखिए और इस लुक को आप जस्ट इसके ऊपर इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मिलाइए। ये आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड है उस केस का जब सेंटर h, k है, और ये है आपका सर्किल ए। गौर कीजिए, h का रोल 2 प्ले कर रहा है, साफ देख सकते हैं आप तो दिख ही रहा होगा। h का रोल 2 प्ले कर रहा है, h की जगह 2 है, और k का रोल 0 प्ले कर रहा है क्योंकि y के आगे कुछ लिखा ही नहीं। सो हम एक ऐसे सर्किल की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर 2, 0 और रेडियस स्क्वायर का रोल 4 से प्ले कराने का मतलब है रेडियस 2। ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। तो 2, 0 सेंटर है और 2 रेडियस, यानी कैसा सर्किल बनाना है गौर करिए। 2, 0 सेंटर है, 2, 0 सेंटर है, और रेडियस कितनी थी, 2 थी ना। तो अगर रेडियस 2 है तो भैया ओरिजिन को छूता हुआ निकल जाएगा। ये तो एक अच्छा सर्किल काश मैं बना पाता। बिल्कुल मैंने कोशिश अच्छी की है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना, चलिए काम चला लेंगे आप लोग। ये पहला सर्किल बन गया। ठीक है, दूसरे में आइए। दूसरा सर्किल कहां पर है देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिलहाल मैं इक्वल टू ही बोल रहा हूँ, लेस देन की बात बाद में बताऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4, यानी इसका सेंटर तो ओरिजिन ही हो गया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना एच है ना के है। यहाँ पर एच और के भी होने चाहिए ना बगल में, लेकिन एक्स माइनस 0 स्क्वायर मान लीजिए आप इसको y माइनस 0 स्क्वायर, रेडियस इसकी भी 2 है। तो 0, 0 को सेंटर मान करके ये सर्किल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसकी रेडियस भी 2 है, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। 0, 0 रेडियस 2, तो भैया इसके सेंटर को छूता हुआ सर्किल बनाना है, साइज बिल्कुल इक्वल रखना है, और ये मैंने कर दिखाया। बिल्कुल मैंने कोशिश करी, उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है काम चल जाएगा। ये दूसरा सर्किल बन गया आपका, इसकी रेडियस भी 2 है। और तीसरा और अंतिम सर्किल आपके सामने है। इसकी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक बार कंपेयर करके देख लीजिए। h का रोल 2 प्ले कर रहा है, k का रोल भी 2 प्ले कर, और रेडियस इसकी भी 2 है। तो 2, 2, 2, सेंटर भी 2, 2 और रेडियस भी 2। तो आइए इसको ढूंढ लेते हैं। 2, 2 का मतलब बेटा यहाँ कहीं पर इसका सेंटर आएगा, इसकी बाउंड्री। ओह, लगता मुझे जगह कम पड़ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, जितना बन सकता उतना बनाते हैं। इसको सेंटर मान के ये रेडियस का रोल प्ले करेगा, तो सर्किल कैसा बनेगा भैया, यहाँ कहीं टच करता हुआ निकलेगा। ये तो इधर दीवार, और ये सर्किल मैंने छोटा बना दिया थोड़ा, ये बिल्कुल इसके सर तक जाएगा, यहाँ तक।
ये ऐसा एक स्क्वायर देखेंगे ना, और ये सर्किल बनेगा इसके सेंटर से छूता हुआ कुछ ऐसा। अब ऊपर का हिस्सा मैं नहीं बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलिए ये कुछ ऐसा डिजाइन बन, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन राइटर ने पूछा उस पे आते हैं। एबीसी तीनों हमने बना दिए हैं, 3 सर्किल बन चुके हैं। एक सर्किल की बाउंड्री है ये आपका ए कौन सा सर्किल है पहले मैं लिख देता हूँ। ए ये है, इस वाले को ए बोला है, और बी अपने सेंटर ओरिजिन जिसका है उसको बी बोला है, सेंटर ओरिजिन वाले को बी बोला है, और इसको आपने सी, ठीक है। तीनों सर्किल ड्रॉ हो गए। अब क्वेश्चन में एक बार चले जाते हैं, क्या पूछा है। लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर ए बी सी, ये तीनों है, इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, 2 to the power p। देखिए क्या लिखा है, इफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी इज 2 to the power p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक, मतलब टोटल रिलेशन 2 to the power p है, तो आपसे कहता है p की वैल्यू फाइंड आउट। 2 की पावर p टोटल रिलेशन, ये लीजिए मैं लिखता जाता हूँ, और आपको बताना है कि बताइए p का वैल्यू क्या है। सिंपल, देखिए a इंटरसेक्शन b कहां पर है पहले उसको ढूंढते हैं, चलिए। और एक बात भूलिएगा मत आप लोग सवाल करते समय, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। पहली बात तो ये है कि आप इंटीग्रल वैल्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पर एक ध्यान दिलाने लायक है कि ये लेस देन 4 इक्वल टू 4 लिखा था, लेस देन 4 इक्वल टू 4, लेस देन 4 इक्वल टू 4। मतलब जब लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा रहता तो इसका मतलब था सर्किल के अंदर के। यहाँ पर दो बातें ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो इसका अर्थ है 2 रेडियस के सर्किल के सरफेस के पॉइंट पिक करने हैं। सरफेस के पॉइंट पिक करने होंगे तो लिखा होगा इक्वल टू, लेकिन अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब जिन पॉइंट को पिक करना है वो बाउंड्री पर भी है और अंदर। इस बार बाउंड्री के अलावा इनसाइड जितने भी पॉइंट बैठे उन सबको भी मौका दिया। तो यहाँ पर इस सवाल में तीनों के लिए देखिए लेस देन का साइन लगा हुआ है, यानी अंदर के पॉइंट भी पिक करने हैं। अब क्या कहता है, देखिए सबसे पहले कहता है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बीच में रिलेशन बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है पहले ढूंढते हैं। ए ये ब्लैक वाला सर्किल है ये वाला, और बी ये वाला है, तो भैया इन दोनों के बीच में अगर मुझे जेड क्रॉस जेड के एलिमेंट चुनने तो मैं चुनूंगा किसको, पहले देखो 2 तो ये हो गया, एक यहाँ इसके बीच में 1,0 भी होगा, एक ये ओरिजिन हो गया 0, बस यही हिस्सा कॉमन है। अब देख पा रहे होंगे कि अगर इंटरसेक्शन का मामला है तो केवल मुझे इतना चुनने का अधिकार है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चुन सकता, है ना। और बाउंड्री भी शामिल है क्योंकि साफ साफ लिखा है ए में इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ, देखिए इक्वल इक्वल इक्वल, इसका मतलब बाउंड्री टर्मिनल्स वैल्यू भी ली जाएंगी। तो एक पॉइंट तो हो गया ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। इसके अलावा इन दोनों में भैया यहाँ कहीं पर एक 1,1 भी होगा, यार मुझे लिखने दो, 1,1, और एक यहाँ पर होगा 1,-1। फिर ये तो नहीं होगा क्योंकि जो 2 है वो तो कहाँ पर है आप जानते हैं, जो 2 वाला पॉइंट है वो यहाँ कहीं 1,1 के बाद अगला पॉइंट यहाँ कहीं पर इंटीग्रल आएगा ना। कई बच्चे सोचते हैं ये बाउंड्री भी कुछ देगी, ये पॉइंट कुछ नहीं देगा जिसको मैं हाईलाइट किया, ये पॉइंट कुछ नहीं, ये इंटीग्रल है ही नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पर है, 2 सीधे बाहर निकल गया। ऐसे ही ऊपर 1 को आप यहाँ कहीं पर मानो, ये 1 है और 2 सीधे बाहर निकल गया यहाँ, तो 1,1 ये है, 1,2। तो कितने इंटीग्रल पॉइंट मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये। तो गौर करिए जब आपने ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन किया तो ए इंटरसेक्शन बी में जिन जिन एलिमेंट को पिक कर सकते हैं आप वो ये 5, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी में टोटल 5 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट्स। अब याद दिलाता हूं एक बार सुनिएगा, ए क्या है, ए कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें नंबर रखे जाए, एक ऐसा सेट है जिसमें पेयर्स रखे जाएंगे x, y, बी में भी x, y, सी में भी x, y, और ए में रहने वाले जो पेयर हैं अगर मैं उनको बी में रहने वाले पेयर के साथ इंटरसेक्शन कराऊं तो ए इंटरसेक्शन बी में जो पेयर रहेंगे टोटल एलिमेंट्स वो कौन कौन रहेंगे सुनिए, 0,0, 1,0, 2,0, 1,1 और 1,-1, ये 5 पेयर आपके ए इंटरसेक्शन बी में रहने को तैयार है। दूसरा कहता है ए इंटरसेक्शन सी की बात करता है। ए इंटरसेक्शन सी को देखिए, एक ये है और एक ये, तो जाहिर सी बात है हम केवल ये हिस्सा लेंगे जो कॉमन है दोनों। तो इसमें जो पॉइंट आएंगे एक बार उनकी लिस्ट बना लूं। एक तो ये आ रहा 2,0, एक यहाँ कहीं पर आएगा बच्चों, उसका नाम होगा 2,1, और एक ये बाउंड्री भी आएगी 2,2, इसको भी लीजिए ना। एक यहाँ पर 1,1 तो आ ही रहा है, इधर पे भी आएगा, वो होगा आपका 3,1, 4,1 नहीं होगा क्योंकि 4,1 कुछ बाहर निकल जाएगा, यहाँ कहीं पर होगा 4,1, और -4,1 भी इससे बाहर, यहाँ कहीं -4,0, मतलब 4,0 जो होगा। तो जो पॉइंट हमको इनके अंदर मिले बस आप उनको पिक कीजिए, वो है आपके 1,1, 2,1, 3,1, 2,2 और 2,0। एक बार फिर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस हिस्से में आने वाले इंटीग्रल वैल्यू को मैं ले रहा हूँ। और क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बोला है इनका इंटरसेक्शन ली। तो ए इंटरसेक्शन सी के टोटल एलिमेंट्स लिख देता हूँ पहले मैं आप लोगों के लिए। ये एलिमेंट्स आएंगे 1,1, 2,1, 3,1। ये 2,1 के बगल में 3,1 आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसको एक्यूरेट लोकेशन दिखा दूं, इसी लाइन पे आगे बढ़ के यहाँ कहीं पर होगा, ये है, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर नीचे 2,0 और 2,2 को भी लेना मत भूलिए। यानी ये 5 एलिमेंट जो है आपके ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी के कॉमन एलिमेंट ये हैं,
ए और बी के कॉमन एलिमेंट ही हैं। ध्यान रखिए केवल इंटीग्रल चुनने थे इसलिए 5 ही मिल पाए। अब आपको पता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन सी में 5 एलिमेंट है, तो अब राइटर क्या कहता है उसका सवाल सुने। क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी। आपको ए इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन सी में टोटल रिलेशंस अब आपको ये पता लग चुका कि ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन सी में भी 5 है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में रिलेशन बनाएंगे तो आप जानते हैं कि अगर डोमेन में भी 5 एलिमेंट्स हो, 5 एलिमेंट्स इन डोमेन और 5 एलिमेंट्स इन कोडोमेन, तो इनके बीच में टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में 25 पेयर बनेंगे। 25 पेयर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, मतलब इन पांचों के साथ बनेंगे। तो टोटल पेयर्स बनेंगे 25। और अगर टोटल पेयर 25 बनेंगे मेरे बच्चों, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने पेयर होते हैं 2 की पावर उतना हो, यानी कुल मिला के 2 की 25 पावर। इतने सारे 2 की 25, क्योंकि फिर से सुन ले बात को, आपको रिलेशन किन के बीच में बनाने हैं? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बीच में। ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन सी में 5। और जब हमने रिलेशन 11th क्लास वाला पढ़ाया था तो बताया था कि अगर पहले डोमेन में पी एलिमेंट हो और कोडोमेन में क्यू, तो नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या होती है 2 की पावर पी। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5, तो P इंटू क्यू 25 आ गया और रिलेशन की संख्या 2 की पावर 25 हो गई। लेकिन राइटर ने तो बोला था रिलेशन 2 की पावर P होंगे, तो कंपेयर करने पर P का वैल्यू 25 है ना। तो इस तरह से हम कर पाएंगे। अब बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने में, आपको मैं हिंट देता चलता हूँ। जिस लाइन पर मुझे लगेगा कि अब आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, वहां से आगे आप खुद उठाएं सवाल को। ठीक, ये तो थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड था इसलिए मैंने पूरा बताया, और इसमें भी कोऑर्डिनेट का वो पार्ट लग रहा है जो अभी हमने डिस्कस नहीं। जितना मैं पढ़ा चुका हूं मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी बस आपको और मुझे उतना ही आता है। कोऑर्डिनेट अभी हमने नहीं पढ़ाई तो उस पर हम बहुत लाइटली बात करें। तभी मैंने पहले आपको सर्किल के बारे में बताया कि सर्किल क्या होता है, उसके बाद इसको, ठीक है ना। चलिए तो 51 कर लेंगे। 51 हो चुका है। 51 के 52, 53 आप ट्राई करें, 54, 55 ट्राई करें, 56 एक क्वेश्चन और आया है। 56 क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, एक बार इसको पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा। मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ये क्वेश्चन है, ये देख लें आप पहले। आर एक रिलेशन है जो एक्स और वाई को कनेक्ट कर रहा है, और इस बार कनेक्शन का रूल ये है, x² + 3y² इज लेस देन 8। पहले जैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा लुक अलग है। दो ज्योमेट्री के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना था केवल, इसलिए मैंने इन दोनों सवालों को पिक किया ताकि आप परलेन कोऑर्डिनेट में जाने से पहले भी कुछ बेसिक जानकारी रखें अपने पास। आर रिलेशन में एक्स वाई के पेयर बिलोंग कर रहे हैं, x² + 3y² इज लेस देन 8 है, और ये रिलेशन आपने इंटीजर्स के सेट पे डिफाइन किया। तो आपको बताना है आर इनवर्स का डोमेन क्या हो। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आर पता लग गया तो आर इनवर्स तो पता लग ही जाएगा। तो आर पता लगाइए, आर इनवर्स 1, तो ठीक है ना। अब आपकी कंडीशन लेके मैं जा रहा हूं फिर से पन्ने पे, x² + 3y² इज लेस देन 8, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से सेम क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल उसी तर्ज पे, लेकिन एक जानकारी फिर मैं सोचता हूं आपको दे देनी चाहिए। इस बार इस क्वेश्चन में r के अंदर उन xy पेयर को बिलोंग करवाया है जो कि इंटीजर क्रॉस इंटीजर, यानी इंटीजर के ऊपर बनाए गए कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है, और कंडीशन के रूप में आपसे बोला है x² + 3y² जो है 8 से कम, ठीक है ना। कई बातें देखिए, ये सवाल भी आप नॉर्मली भी कर, जैसे आप एक्स वाई के डिफरेंट पेयर पे काम करके गिन लो ना, कितने पेयर एक्स वाई के फीजिबल होंगे जो x² + 3y² की वैल्यू 8 से कम रखेंगे। गिनती करो, खत्म करो सवाल को। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा आप पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, काउंटिंग करके भी निकाल सकते थे उस क्वेश्चन। बट अगर एक सर्किल की ज्योमेट्री को थोड़ा सा समझ के सवाल आसानी से हो सकता है, क्योंकि आपने देखा अगर हमको सर्किल की ज्योमेट्री का पता तो हमें कुछ गिनना नहीं पड़ता, नहीं तो आपको बहुत सारी गिनती करनी पड़ जाए। हमें एक्स वाई के बारे में सोचना पड़ता है यार कि एक्स की जगह क्या लगाएं, वाई की जगह क्या लगाएं, ताकि ये मैनेज हो जाए। भाई बार बार प्लान करना पड़ता ना, जैसे x की जगह 1, y की जगह 1 लगा के हम चेक करते 4 से लेस आया कि नहीं आया, ये देखते, लंबा मेथड होता। तो हमने क्या किया, सर्किल की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करके तीनों डिजाइन को प्लॉट किया, और फिर राइटर के द्वारा बोली गई बात को चित्र से, और इस चित्र में इस इंटरसेक्शन पे साफ नजर आया कि ऐसे 5 बिना कुछ किए सीधे 5 पॉइंट मिले, और इस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी में भी ऐसे 5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर आउट होकर सामने आ गए। तो आसान होता है ज्योमेट्रिकली सवाल को करना कई बार, इसीलिए हम करते। इस सवाल में भी ऐसा ही है। अगर आप चाहें तो चेकिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ चेकिंग का तरीका। आपसे बस इतना बोला कि एक्स वाई इंटीजर है, तो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 रख लीजिए। 0² + 0² सॉल्व करेंगे 8 से लेस आएगा, इसका मतलब 0,0 आर का मेंबर है। ऐसे क्या, अब आप 0,1 रख के चेक करिए, फिर 0,-1 रख के चेक करिए। बहुत सारी चेकिंग करिए, आप भी समझ गए होंगे बहुत सारी चेकिंग करनी पड़ेगी। अब अगर ज्योमेट्री पर थोड़ा सा रिसर्च करके किया जाए तो कैसे किया जाएगा वो पहले थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये डिजाइन जो आपके सामने ये सर्किल नहीं है बच्चों। सर्किल की पहचान है कि सर्किल में x² और y² के आगे के कोफिशिएंट सेम। ऊपर की तीनों डिजाइनों पर आप नजर डालें, ये देखिए x के आगे 1, y के आगे 1, x के आगे 1, y के आगे 1, x² के आगे 1, y² के आगे 1, इन सभी में
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, वाई स्क्वायर के आगे। तो एक ज्योमेट्री के बारे में और बताता हूँ, पहले ज्योमेट्रिकल एनालिसिस समझ लें। इस ज्योमेट्री का नाम है इलिप्स, बिल्कुल सर्किल के परिवार का ही मेंबर है। अगर आपको सर्किल से कंपेयर करके इलिप्स समझाऊं तो देखिए, इलिप्स का डिजाइन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और गौर से सुनिए कि अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, देखिए तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर ए स्क्वायर को अगर मैं 1 की तरफ भेज दूं तो ये सर्किल बन जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, सर्किल वो है जिसके लिए चारों तरफ रेडियस एक जैसी है, ए और ए एवरीवेयर। लेकिन इलिप्स वो है जिसकी रेडियस किसी एक्सिस पे ए और किसी एक्सिस पे बी। तो थोड़ा सा अंडे के जैसा डिजाइन होता है, अंडे के जैसा बोलूंगा, अंडे को इलिप्स नहीं कहते हैं। तो इलिप्स वो है जिसका किसी एक्सिस पर लेंथ अलग और किसी एक्सिस पे अलग। तो कैसा डिजाइन बनता है इलिप्स का समझे। जब हम इलिप्स को प्लॉट करते हैं तो वो सर्किल की तरह न बन के ऐसा बनता है, एक एक्सिस पे उसकी लेंथ अलग होती है, एक एक्सिस पे उसकी लेंथ अलग होती है। ये जो लेंथ होती है इसे हम ए कहते हैं, ये भी ए, और जो इस तरफ की ये लेंथ होती है तो माइनर एक्सिस कहते हैं, ये बी, ठीक है ना। जबकि सर्किल में थोड़ा डिफरेंस है। सर्किल के लिए जब यही प्लॉट बनता है तो सर्किल के लिए चारों तरफ वैल्यू ए ही आती है, ए और ए। इसीलिए इलिप्स का डिजाइन थोड़ा अलग होता है सर्किल से। तो बहुत आसान है पहचानना, सर्किल के जैसा ही है बट सर्किल नहीं है, क्योंकि सर्किल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे के नंबर एक से होने चाहिए, तभी तो वो कॉमन होकर लेफ्ट में जा पाएंगे और रेडियस का रोल प्ले करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ और होता है, वाई स्क्वायर के नीचे। तो ये ए और बी हमें इन एक्सिस की लेंथ के बारे में बता। अब आप अपने सवाल पे आइए, देखिए कितनी आसानी से हम इसको कर लेंगे। सुनिए क्वेश्चन में जो बोला, एक बार मैं मिला लेता हूँ, यही था ना, मैंने स्टेटमेंट गलत तो नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन 8। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन 8, बिल्कुल सही लिखा है, यही है। अब कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन 8, मैं यहाँ ला रहा हूँ सवाल को। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन 8, 8 को डिनोमिनेटर पे डाल के मैं इसका डिजाइन थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करूंगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसा करने पर। एंड नाउ पुट 3, टेक 3 फ्रॉम न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, तो ये लुक कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 8 अपॉन 3 स्क्वायर इज लेस। मैंने क्या किया आप लोग समझ लें, मैंने इस 3 को यहाँ से उठा के 8 के डिनोमिनेटर पे फेंक दिया, यहाँ से हटाया यहाँ फेंक। अब इस 8/3 को मैंने, क्योंकि स्क्वायर लैंग्वेज में लिखना था तो मैंने इसको रूट 8/3 का स्क्वायर लिख, पड़ोसी 8 को मैंने रूट 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये लुक बिल्कुल स्टैंडर्ड लुक है, आप इसके दर्शन कर ले और एक बार इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे हाथ जोड़ ले। ये देखिए, ये इलिप्स का स्टैंडर्ड, इसको हाईलाइट करना बनता है खास। ये एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ए और बी मिलके ही सर्किल का डिजाइन तैयार, ठीक है। अब ए और बी को लेकर के मैं चल रहा हूँ सवाल की तरफ। आइए इससे कंपेयर करके इसके मुझे साफ समझ में आ रहा है कि ए का रोल प्ले करने वाला महारथी ये है और बी का रोल प्ले करने वाला ये है। इनकी एक अप्रोक्स वैल्यू आपके माइंड में आ जानी चाहिए। रूट 8 होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.xyz लिख लेता हूँ, 3 से तो छोटा ही होगा क्योंकि 3 3 9 होता है। और रूट 8/3 कितना हुआ समझिए, रूट 8/3 और रूट 2.6 के आसपास, जिसका अंडर रूट होगा 1.xpqr 1 पॉइंट। मतलब मुझे पता लग गया कि एक 2 पॉइंट समथिंग, एक 1 पॉइंट। अब जल्दी से इसका ड्रॉ, इसका पिक्चर बना, 2 पॉइंट समथिंग इसकी लेंथ है इस तरफ, तो ये 1, ये 2, और मुझे 2 से भी बाहर तक जाना है। मतलब मैं कम से कम यहाँ तक जाऊंगा इलिप्स बनाते वक्त, ध्यान रखिएगा 2 से बाहर निकलना है। और इस तरफ भी -1 -2 तक पहुंचा के इससे बाहर यहाँ कहीं तक जाऊंगा इलिप्स बनाते वक्त, ठीक है। अच्छा, दूसरे एक्सिस की तरफ जब जाऊंगा तो यहाँ पर जाऊंगा, इस तरफ का 1, और एक यहाँ पर जाऊंगा इस तरफ, ठीक। उसके बाहर मैं यहाँ कहीं तक इसकी एक्सटेंशन फैलाऊंगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग तक जाएगा। तो इसकी रेडियस जो एक्स एक्सिस की तरफ है, अभी आप लोगों से मैं रेडियस बोल के ही बात कर लेता हूँ, जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे डिटेल। अभी बस मेरा उद्देश्य आपको किसी तरह हल्की सी ज्योमेट्री एक बार आइडिया लग जाए कि भाई सर्किल और इलिप्स को ड्रॉ कैसे, हमारा काम इतने से ही चल जाए। ये आपका बन गया, कुछ ऐसा डिजाइन इसका बने, कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा इस इलिप्स, ये इस तरह से गुजरेगा। अब क्लियरली ऐसा डिजाइन अगर बना है तो सवाल पे लौट आओ। सवाल में लिखा था, सवाल में क्या लिखा था गौर करो, इसमें लिखा था R इज द सेट ऑफ ऑल XY वेयर XY आर इंटीजर्स। ये देखो Z लिखा, आपको इंटीजर ही चुनने और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन 8 लिखा। लेस देन 8 लिखा मतलब उस इलिप्स के अंदर के पॉइंट भी चुनने का अधिकार है आपको, अंदर के या सरफेस। तो कहता है कि R इनवर्स का डोमेन बताइए। तो पहले R तो पता लगे, इनवर्स का डोमेन तो बता ही लेंगे, पहले R पता लगे। तो अब कौन कौन से पॉइंट इसमें आ रहे हैं मैं लिस्ट बना रहा हूँ, गौर करिए। सबसे पहले सेंटर 0,0 आ गया, राइट एक्सिस की तरफ 1,0 आया, 2,0 आया, उसका 3,0 तो बाउंड्री से बाहर, ठीक है। -1,0 आया, -2,0, -3,0 बाहर निकल जाएगा, ठीक। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 0,1 जाएगा, 0,2 बाहर निकल जाएगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो 0,-1 आएगा, 0,-2 बाहर, ठीक। अब ये सारे जो एलिमेंट हैं ये XY का रोल प्ले कर रहे हैं और आपका रिलेशन इनसे ही बन, यानी रिलेशन जब बनाया जाएगा मैपिंग फॉर्म में तो कैसा बनेगा गौर करिए ना। रिलेशन किस तरह का बनेगा समझिए। रिलेशन के डोमेन में
रहने वाले एलिमेंट आपको पता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये डोमेन के परिवार के होते हैं। ये मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ये सब डोमेन के मेंबर, ये सब डोमेन में रहेंगे यार। तो आइए इन सब का स्वागत करते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, -1 -2 ये सब। और जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो कोडोमेन में रहने को तैयार हो जाइए। कौन कौन सा एलिमेंट है बाद वाले? ये 0, ये हो गया, ये हो गया, ये तो 0 ही, अरे सब में 0 है, 0 और उसके अलावा 1 और माइनस, यानी कि यहाँ रहने वाले मेंबर में है 0, 1 और माइनस। तो यानी कि जो आर रिलेशन डिफाइन हुआ है ये उसका डोमेन है और ये उसकी रेंज। ये डोमेन हो गया, ये उसकी रेंज। और क्लियरली बेटे जब आप आर इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो आर इनवर्स को डिफाइन करते वक्त ये मैपिंग ऐसी हो जाएगी वहां से यहाँ की ओर, तो उस समय डोमेन का रोल ये प्ले करेगा। अब ये रेंज बदल करके क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। डोमेन फॉर आर इन, ये डोमेन है किसके लिए? फॉर आर। आर के लिए अगर ये डोमेन है तो आर इनवर्स के लिए ये डोमेन। हमारे डोमेन आर इनवर्स में 0, 1 और -1, तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाए तो वो आंसर हो जाएगा। ये देखिए 0, 1 और माइनस, तो इसका आंसर होना चाहिए 0, 1 और माइनस। 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया मेंस। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर, ठीक ना। चलिए, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं। अगली क्लास से मैं काम करूंगा, हर क्वेश्चन पर एक हिंट देता हुआ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बताने में, आंसर तक उसको लाने में टाइम बहुत, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन की काउंटिंग कम हो जाती है। अगले बार से मैं एक एप्रोप्रिएट हिंट देके, जब मुझे लगेगा कि हाँ इसके बाद आप लोग उठा लेंगे, तो जैसे मैं एडवांस की प्रिपरेशन कराते वक्त लास्ट ईयर के जो मैंने मई जून में प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन को उस स्टेप तक छोड़ देता था जहां मुझे लगता था कि अब आप कर लें, तो वहीं तक मैं छोड़ करके तेजी से आगे बढ़ाऊंगा इसको, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन की सीट है केवल रिलेशन फंक्शन पे, तो उसमें से कुछ 30, 35, 40 सवाल तो मैं कराऊंगा ही आप लोगों को, बाकी सीट दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर। जो नहीं बनता है उसको आप बस एक कमेंट करके बता दे कि इस नंबर का क्वेश्चन दिक्कत, ठीक है ना। चलिए बाय, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।